तो आज का जो टॉपिक है इसका नाम है रोम्बस। आज का जो टॉपिक है इसका नाम है रोम्बस। तो रोम्बस जो होता है वो कुछ और नहीं, एक पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं उसे कहते हैं हम रोम्बस कहते हैं। और ये बात समझ में, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं उसे कहते हैं हम रोम्बस। ठीक है, तो बस उन्होंने कुछ इस तरह से बनाया हुआ पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो लगभग इसमें लगती हैं। नहीं है वाली नहीं, सारी हैं वाली प्रॉपर्टी। जो सब कुछ पैरेललोग्राम में होता है वो सब रोम्बस में भी होता है। जो नहीं होता था उसमें शायद वो इसमें होता हो। नहीं है वाली प्रॉपर्टी नहीं, है वाली प्रॉपर्टी, मतलब सारी पॉजिटिव प्रॉपर्टीज इसमें लगती हैं। चारों साइड इक्वल होती हैं, इसे रोम्बस कहते हैं। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, यही लिखा हुआ, यही दिया हुआ है। और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, यहां से समझते हैं कि और क्या क्या प्रॉपर्टीज इसमें लग रही हैं। तो आप पा रहे हो कि चारों साइड इक्वल दी हुई है, चारों साइड इक्वल दे रखी है, तो इसीलिए रोम्बस है। ठीक है जी, अगली लाइन देखिए, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल्स जो हैं इसके, किसके, रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब कल हमने समझा था कि ये वाला इक्वल होगा इसके और ये वाला इक्वल होगा इसके। ये तो पैरेललोग्राम में भी होता ही था, मगर यहां पर ये 90 डिग्री में भी होते हैं। 90 डिग्री पे कट करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को देख रहे हैं। आपने क्या देखा, ये वाली साइड कॉमन है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। तो दोनों जो ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हो गई का मतलब है दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने से क्या हुआ जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। मतलब एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, साइड्स इक्वल हो जाती हैं। ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर होता है। आगे बात समझ में क्लियर है? दिक्कतें, गिले शिकवे। फिर यहां से हमें एक और चीज मालूम चल रही है कि 90 डिग्री, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो एक लाइन पे बने हुए हैं, तो लीनियर पेयर होगा। दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब अगर ये a है तो ये भी a होगा, a + a = 180, मतलब a 90 आ गया। ये प्रूव कर लिया हमने। दूसरी चीज हमें क्या समझ में आ रही है, जो डायगोनल है किसके, रोम्बस के, वो एंगल्स के बाइसेक्टर होते हैं। एंगल को भी तो बाइसेक्ट कर रहा है। यहां देखो कि ये एंगल इसके बराबर हो रहा है। ये हमने CPCT से दोनों को किया। तो यहां से हमें ये भी मालूम चल रहा है जो डायगोनल हैं वो 90 डिग्री पे तो आपस में कट करते ही हैं, साथ में वो एंगल्स को बाइसेक्ट भी करते हैं। जबकि किसके नहीं करते, पैरेललोग्राम के नहीं करते। वहां हम कर ही नहीं पा रहे थे उन्हें। ठीक है, अगला आपने पढ़ा, अ रोम्बस मे और मे नॉट बी स्क्वायर बट ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस तो ठीक है, समझ में आता है। वो कह रहा है, पहला जो लाइन लिखा है, अ रोम्बस मे और मे नॉट बी स्क्वायर। एक रोम्बस जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर हो। स्क्वायर होने के लिए क्या भी होना जरूरी है, सारे एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। मगर रोम्बस में जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री हो। यहां पे एक प्रॉपर्टी लगती है कि जो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं इनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। का मतलब अगर ये 60 है तो ये 120 डिग्री होगा, है ना। और 60 और 120 डिग्री वाला क्या नहीं हो सकता, स्क्वायर नहीं हो सकता। लेकिन सारे के सारे जो स्क्वायर्स हैं वो क्या होते हैं, रोम्बस होते हैं। रोम्बस होने के लिए क्या चाहिए, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए है और डायगोनल्स जो है वो 90 डिग्री पे कट करने चाहिए। ये वाला और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इसके बराबर होगा। इन दोनों का सम 90 है, हो जाए। आ रही है बात समझ में,
क्लियर हो रही है ये वाली बात? तो आपने कहा बिल्कुल मास्टर, सही से समझ में आ रहा है ना समझ में? अगली लाइन देखिए क्या कह रहा था, फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ अ रोम्बस इज अ रेक्टेंगल। रोम्बस की जो ये पॉइंट्स हैं, साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, इन्हें अगर ज्वाइन कर लिया जाए तो क्या बनता है? इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कह रहा है, मुझे नहीं मालूम रेक्टेंगल बनता है नहीं बनता, मगर मैंने क्या किया, इसे यहां ज्वाइन कर लिया ऐसे ज्वाइन, कोई दिक्कत इसमें आपने बोला नहीं। अगर ये पूरा मान लो कि 2 लेंथ का है तो ये 1 लेंथ का हो, मिड पॉइंट थ्योरम से। अंजलि समझ में आ रही है बात? ये भी 1 होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। और ये पूरा अगर मान लो कि 4 लेंथ है यहां से लेके यहां तक, तो ये 2 होगा और ये भी 2 होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। आपने बोला बिल्कुल। ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि पैरेललोग्राम बन रहा है, मगर वो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये क्या बनता है? रेक्टेंगल बनता है। पैरेललोग्राम के रेक्टेंगल होने के लिए क्या चाहिए? एंगल्स का 90 डिग्री होना जरूरी है। एंगल्स का 90 डिग्री, आपने बोला डायगोनल्स जब ये कट करेंगे ना, तो क्योंकि ये रोम्बस के डायगोनल हैं, कितने डिग्री पे कट करेंगे? 90 डिग्री पे कट करेंगे, ये 90 होगा। और क्योंकि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है कि नहीं है? आपने बोला हाँ है, मिड पॉइंट थ्योरम यही तो कहती थी, तो ये भी 90 होगा और ये 90 है। तो आपने कहा ये और ये लाइन भी क्या होंगी? पैरेलल होंगी मिड पॉइंट थ्योरम से। तो ये एंगल है, ये एंगल इंटीरियर एंगल होंगे, इनका सम जो होगा 180 होगा। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। और जैसे ही आपने ये 90 प्रूव किया, आप सारे के सारे एंगल्स को इसी तरह से 90 कह सकते हो। क्योंकि आप 90 कह पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आप कह पाओगे कि ये क्या होगा? एक रेक्टेंगल होगा। आगे बात समझ में कैसे रेक्टेंगल हो रहा है? हमेशा आपने ये समझना है, आपको ये पता होना चाहिए कि एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होने के लिए क्या और दे दें उसे हम, तो आपने बोला उसके एंगल्स जो होने चाहिए 90 डिग्री होने। एक रोम्बस के स्क्वायर होने के लिए क्या चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। साइड्स तो इक्वल है ही रोम्बस में। एक पैरेललोग्राम के रोम्बस होने के लिए क्या जरूरी है? सारी साइड्स एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगी। ये कहते हैं एडजेसेंट जैसी इक्वल होगी, सारी अपने आप इक्वल हो जाएंगी। कम से कम की मांग करनी है कि ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट देते। समझ रहे हो ना? अगला देखो जी, ये हो गया। A parallelogram is a rhombus if its diagonals are perpendicular to each other. पैरेललोग्राम, कोई भी पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल्स 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, अगर वो 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, एक पैरेललोग्राम बनाया मैंने ऐसे, और मैं ये कह रहा हूं कि ये डायगोनल्स जो है 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, मतलब ये वाला एंगल मैं इसके बराबर कह रहा हूं, मुझे ये तो पता ही है कि ये वाली साइड इसके बराबर होती है और ये वाली साइड इसी के बराबर होगी, कॉमन इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं। तो आपने बोला ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, इनके बीच के एंगल इक्वल हैं, का मतलब है ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी, का मतलब है इस 90 के सामने वाली साइड ये और इस 90 के सामने वाली साइड ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और जैसे ही ये दोनों इक्वल हुई, समझ में आ गया आपको क्या हो गया? ये रोम्बस हो गया। मतलब किसी पैरेललोग्राम के अगर हमें क्या करना है, उसे रोम्बस कहना है, तो हम उसके ये भी कह सकते हैं कि डायगोनल कितने डिग्री पे कट करें? 90 डिग्री पे। और ये दोनों आपस में इक्वल हो गई, एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई, मतलब सारी की सारी साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। हो जाएंगी? आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगी। गॉट इट? आ रही है बात समझ में? अगला देखिए जी, एरिया ऑफ अ रोम्बस की बात कर रहा है। रोम्बस का जो एरिया होता है बहुत ही प्यारा है, एरिया ऑफ अ रोम्बस। इसे समझो, रोम्बस अगर आप समझें तो ये रोम्बस है, इसकी एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये जो पोर्शन है ये डायगोनल का हाफ होगा, पहले वाले डायगोनल का हाफ। ये वाला जो पोर्शन है ये दूसरे वाले डायगोनल का हाफ है, ये 90 डिग्री है। तो आप कहोगे कि इसका जो एरिया होगा, इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा
अगर ये बेस ले लूं तो ये हाइट होगी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, तो मैं लिखूंगा हाफ d1, और जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। और अगर ये है कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है नहीं है, और ये भी कॉन्ग्रुएंट है। सारे के सारे जो ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, और क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हैं तो सबका एरिया बराबर होगा। एक का एरिया पता लग गया तो इन्हें अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं, तो ये 4 से ये कट गया, हाफ d1 d2 एरिया आ गया किसका, तो आपने कहा रोम्बस का एरिया आ गया। ये पीछे वाला डोर बंद कर देना यार मेरे प्यारे, हाथ लंबे हैं वैसे तुम्हारे। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया। अगला देखो जी, अगली प्रॉपर्टी वही है जो हमेशा होती है। क्या प्रॉपर्टी है अगली, तो आपने कहा डायगोनल्स के स्क्वायर का सम, डायगोनल्स के बराबर होता है। किसके लिए होता है, पैरेललोग्राम के लिए, क्वाड्रिलेटरल के लिए नहीं होता है। किसके लिए होता है, पैरेललोग्राम को। और जो पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी लगेगी वही किस में भी लगेगी, रोम्बस में भी लगेगी। याद रहेगा इतना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और रोम्बस इज ए स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल्स आर इक्वल। कोई रोम्बस क्या है, स्क्वायर है। कोई रोम्बस स्क्वायर है अगर उसके क्या इक्वल हो जाएं। इससे क्या हुआ, आपने कहा कि मैंने एक क्या बनाया, रोम्बस बनाया, दिखाऊंगा मैं रोम्बस हमेशा, और इसे प्रूव कर दूंगा। मैं दिखाऊंगा कि ये आदमी एक नंबर का अच्छा आदमी नहीं है, दिखाऊंगा ऐसे, और प्रूव कर दूंगा कि ये एक नंबर का अच्छा आदमी है। समझ रहे हो, हमने दिखाना उल्टा है और करेंगे कुछ और। दुनिया को दिखाओ कि तुम नहीं पढ़ते हो और पढ़ो ज्यादा, तुम उल्टा करते हो। तुम क्या कर रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो कि तुम पढ़ते हो और तुम नहीं पढ़ते हो। हमें ये दिया हुआ है कि ये वाला डायगोनल इक्वल है इस वाले डायगोनल के, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और कह रहा है कि ये एक रोम्बस है। अगर एक रोम्बस में दो डायगोनल इक्वल दिए हुए हैं तो ये दोनों, ये एक स्क्वायर होता है, ये प्रूव करने जा रहे हैं। तो क्योंकि ये डायगोनल गिवन है और ये डायगोनल इक्वल गिवन है, तो इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को ले रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गई बात। इसमें मेरे को दिख रहा है कि ये वाली साइड क्या है, ये वाली साइड क्या इस वाली साइड के इक्वल है, आपने बोला हाँ है। और आपने एक और चीज कही कि ये हमें गिवन है कि ये वाला डायगोनल इक्वल है इस वाले डायगोनल के। जैसे ही आपने ये कहा, जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों आपने ये कहा, तो आप कहेंगे कि दोनों के तीनों साइड इक्वल हो गई। अगर ऐसा हो गया तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और ये बात समझ, दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, देखो मैं तुम्हारे अंदर इंजेक्शन लगा रहा हूं ज्योमेट्री का, जो मुझे कभी लगा था। ज्योमेट्री कैसे समझ में आती है, कोई चीज अगर हमें समझ में आती है तभी हम उसे और पढ़ते हैं। हम कोई चीज क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वो हमें समझ में आती है। तो अगर किसी चीज को ज्यादा पढ़ रहा है कोई बच्चा, तो वो उसे अच्छा समझ रहा है, और समझ रहा है, और समझ रहा है। या फिर दूसरा थ्योरी समझ लो, या किसी चीज को ज्यादा पढ़ो तो वो अच्छी लगने लगती है। किसी चीज को दिलो जान से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। सुनाइए डायलॉग, यही डायलॉग यहां लगेगा। क्योंकि दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हो गई तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ये डायगोनल के सामने वाला एंगल ये है और इस डायगोनल के सामने वाला एंगल ये है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं इसे ए कहूं तो इसे भी ए कहूंगा, क्योंकि ये एक रोम्बस है। तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो a प्लस ए 180 और 2a इक्वल टू 180 और a इक्वल टू 90। और जैसे ही किसी रोम्बस का एक एंगल 90 हो गया, आप उसे रोम्बस नहीं क्या कहते हो, स्क्वायर कहते हो। आ रही है बात समझ, बीच बीच में आंखें नीचे क्यों कर देते हो, नहीं आता है समझ में। ठीक है, अगला देखिए जी। अरे खत्म हो गए तो
बड़ा ही आराम से, आज हमने ज़्यादा वो बनाई स्पीड। स्क्वायर्स के बारे में देखिए। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड इक्वल। कौन सी साइड इक्वल होंगी? एडजेसेंट साइड अगर किसी रेक्टेंगल की क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसे क्या कह देते हैं? स्क्वायर कह देते हैं। तो आपने रेक्टेंगल कल पढ़ा था। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जो कि 90 डिग्री बना रहा होता है। अब आपको ये तो रेक्टेंगल में पता ही है कि ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मगर अगर आपको कहा जाए कि ये वाली साइड इसके बराबर भी हो जाए, तो भाई ये तो फिर इसके बराबर भी हो जाएगी, चारों साइड इक्वल हो जाएंगी, 90 डिग्री पता है, तो ये क्या हो जाएगा? एक स्क्वायर हो जाएगा। अरे मगर हाँ, स्क्वायर ही तो पढ़ना था मैं। हाँ सही है। तो स्क्वायर दिखता कैसे है? स्क्वायर दिखता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड इक्वल हो और एंगल्स कितने डिग्री के हो? 90 डिग्री के हो, इसे कहते हैं स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर जो है रोम्बस का बड़ा भाई है, सॉरी छोटा भाई है, अब ग्रेडेड वर्जन है रोम्बस का। मतलब इसके जो डायगोनल्स होंगे वो कितने डिग्री पे कट करेंगे? 90 डिग्री पे कट करेंगे, क्योंकि ये रोम्बस ही तो है। रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होती थी, इसमें भी चारों साइड इक्वल है, 90 डिग्री पे कट करेंगे। और अपोजिट साइड तो इक्वल, सारी साइड है, डायगोनल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, है ना। एक ऐसा रोम्बस जिसके डायगोनल इक्वल हो जाएं उसे ही स्क्वायर कहते हैं। प्रॉपर्टीज में कहा चारों साइड इक्वल हैं, और कहा कि चारों जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 राइट एंगल। बाइसेक्ट तो करते ही है, रोम्बस में भी करते ही थे, पैरेललोग्राम में भी करते ही थे। अब क्योंकि ये इक्वल भी हैं तो ये चारों बराबर ही होंगे, चारों को बराबर पार्ट में डिवाइड कर लेगा इसमें। ये स्क्वायर है। द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ ए स्क्वायर इज अ स्क्वायर। स्क्वायर के साइड्स का जो मिड पॉइंट है, स्क्वायर की साइड्स, स्क्वायर की जो साइड्स हैं उनका जो मिड पॉइंट है उसे अगर ज्वाइन कर लिया जाए तो क्या बनता है? स्क्वायर बनता है। अगर मैंने इस पूरे को 2a कहा होता है तो इसे a और इसे a कहता है, इसे a कहता है, इसे a कहता है, इसे a कहता, ऐसे कह सकता था। तो मैं कह दूंगा कि ये जो होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब a रूट 2 कह लो, ये a रूट 2 है, ये भी a रूट 2 है, ये भी a रूट 2 है, और ये भी a रूट 2 है। और क्या कह सकता हूं मैं? क्या मैं बता सकता हूं ये 90 होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे मास्टर बताओगे, ये 90 पता है हमें, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कैसे ट्राइंगल हो रहा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल हो रहा है। तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। 90 है तो x और x बोले तो 90 होना चाहिए, मतलब 45x की वैल्यू होनी चाहिए। ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 45 है, 45 है, 90 ये हो गया, तो बचा हुआ एंगल 90 होगा। तो आपने कहा 90, हमने प्रूव कर दिया। इट मीन्स कि ये क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर के साइड्स का मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो फिगर निकल के आती है उसे हम कहते हैं स्क्वायर। आगे देखिए जी, क्या जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के, ये बाइसेक्ट एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के कर रहे थे तो इसके भी करेंगे। पैरेललोग्राम के करते हैं क्या? रेक्टेंगल के करते हैं क्या? नहीं करते हैं। अगर इन दोनों को बराबर करना है का मतलब है ये वाली साइड इसके बराबर होनी होगी, और ये वाली साइड इसके बराबर केवल रोम्बस में और स्क्वायर में होती है। किस किस में नहीं होती है? रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में नहीं होती है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। डायगोनल की बात की जाए, इसके डायगोनल की लेंथ कैसे निकालेंगे? तो सीधा सा है भैया, इस तरह का एक फिगर हमने बनाई थी कि ये a गिवन है, ये a गिवन है, और ये 90 डिग्री है, तो ये होता है a रूट, होता ही है ना, 1 1 और रूट 2 90 45 हो गए। आ रही है बात समझ? बस आगे बढ़िए। और डायगोनल्स की फॉर्म में कहा जाए तो ये भी हमने पढ़ा था, हाफ d1 इंटू d2। यहाँ पे d1 और d2 दोनों सेम है,
तो डी का स्क्वायर लिख दिया, हाफ डी स्क्वायर। आगे देखिए, अब आ गया आप सबका फेवरेट, क्या नाम है इसका, ट्रेपीजियम आ गया। ट्रेपीजियम क्या कहता है, ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद ओनली टू साइड पैरेलल टू ईच अदर। ट्रेपीजियम क्या है, एक ऐसी फिगर जिसमें दो साइड पैरेलल होती हैं एक दूसरे से केवल। ये वाली साइड पैरेलल है, इसके पैरेलल दिया हुआ है, ये नहीं कहा हुआ इक्वल है, पैरेलल कहा है, तो इसे कहेंगे हम ट्रेपीजियम। हिंदी में कहते हैं इसे समलंब, हिंदी में कह देते हैं इसे, क्या ही फर्क पड़ना है तुम्हें, क्या है कंपियां, छोड़ो नहीं पढ़ पा रहे। ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद ओनली टू साइड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, तो ये दोनों जो साइड है वो नॉन पैरेलल साइड्स है, ये दोनों जो साइड है वो पैरेलल साइड है। ये पैरेलल लाइंस जो है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम h से डिनोट कर सकते हैं, हाइट कह सकते हैं या डिस्टेंस कह सकते हैं इनके बीच। फिर इसमें एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला आता है, इसमें एक चीज आती है मीडियन। मीडियन आपने अभी तक किसमें पढ़ी थी, किसमें पढ़ी थी, ट्राइंगल में आपने मीडियन पढ़ी थी, मगर यहां पर इसकी भी एक मीडियन होती है। मीडियन क्या होती है, मीडियन आपको पता है कि सामने वाली साइड का मिड पॉइंट को वर्टेक्स से मिलाते थे ट्राइंगल में, मगर यहां पे क्या करेंगे आप, नॉन पैरेलल जो साइड्स हैं इसके मिड पॉइंट को आपस में मिला लेंगे, मिला लिया, इसी लाइन को आप कहेंगे मीडियन। क्या कहेंगे, मीडियन की। और इसकी जो लेंथ होती है, मान लो कि ये पूरी लेंथ अगर a है, ये पूरी लेंथ अगर b है, तो मीडियन की जो लेंथ होगी m इक्वल टू a प्लस b बाई 2 होगी। ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आगे बात समझ में क्लियर हो रहा है, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। कहाँ से आ रहा है, इसे अगर देखा जाए तो ये मिड पॉइंट थ्योरम, थेल्स थ्योरम का ही एक्सटेंशन है। ऐसे ऊपर लेके जाओगे अगर प्रूव करना होगा कभी, तो इस पूरे का और या फिर हाँ ऐसे करके ही जाएगा, इस पूरे का और इसका रेशियो बराबर होगा इसके और इसके रेशियो के, ऐसे करके पढ़ते थे हमसे, तो वहीं से फिर इसका ये प्रूव आता है, हमें ज़रूरत नहीं है उसकी, सीधे हमने ये याद रखा। इसमें एक एक्सटेंशन भी याद रखो, ये लिख लिया, आगे लिखे, नहीं लिखा, लिखा हुआ है। अब आगे देखो, ये तो थी मीडियन। कई बार वो क्या कहता है आपको, ये आपने A लिखा था, ये आपने B लिखा था, अब आपको मिड पॉइंट पे नहीं मिला रहा हो, वो आपको कहीं नीचे मिला रहा है। वो कह रहा है कि ये X ये Y है, X रेशियो Y है इनका, ठीक है। अब आपसे ये जो है M की वैल्यू पूछ रहा है, ये मीडियन नहीं है, ये कुछ और है। इस रेशियो में अगर डिवाइड कर रहे हो तो इसकी वैल्यू जो होती है M इक्वल टू होगा AX प्लस BY अपॉन X प्लस Y। अब यहाँ 1:1 था तो 2 आया था ना नीचे। आगे बात समझ क्लियर हो गया। इस तरह से ये भी आपने क्या रखना है, याद रखना है। अगला देखिए जी, इसके बाद एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम आ रहा है। इसमें यही पूछता है, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम बताओ। एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम पूछता है, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम समझेंगे कि क्या होता है, समझे मेरे प्यारे बच्चों। करें इस क्वेश्चन को, ए रब कर दूं इसे, नहीं कुछ कहना चाहते हो विनायक, याद रहेगा ना, ये याद भी तो रखना है। जो हमने पढ़ना था आपको समझ में आ गया कि जो था वो सब हमने किस में पढ़ दिया, ट्राइंगल में तो पढ़ा, पैरेललोग्राम में पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल की जो शुरुआत की हमने, ज़्यादा हमने डेटा पढ़ा, ज़्यादा प्रॉपर्टीज पढ़ी, वो पैरेललोग्राम को पढ़ी, क्योंकि और सब पैरेललोग्राम के ही तो बच्चे हैं। बस किसी में 2 हाथ बराबर हैं, किसी में 2 पैर बराबर हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है, ये ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है, एक तो ये आपको पता है कि ये H है ना, ये आपको A दिया हुआ, ये B दिया हुआ, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये हो जाता है एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। फिर हमने पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, डायगोनल्स के स्क्वायर का सम साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है।
यहां पर भी ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टी है मगर थोड़ा हट के है, लिखी भी है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स के स्क्वायर का जो सम है वो बराबर होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। क्या नाम दे दें इन्हें? सी और डी नाम दे देता हूं, और इसको नाम दे देता हूं D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर जो है ये बराबर होगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2A। याद रहेगा? नॉन पैरेलल साइड्स के स्क्वायर के सम प्लस डबल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल साइड्स, ऐसे याद रखें। छोटी सी बात है, याद रखो, इसे ध्यान में रखो। कई बार सीधे सीधे इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आता है, इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन। फिर इन्होंने एक और प्यारी बात कही, इन्होंने एक और प्यारी बात कही, ट्रिपीजियम पे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। एक और प्यारी बात कही, इन्होंने कहा, क्या कहा कि ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, ये दोनों अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, है ना, और आपको पता है कि ये लाइन पैरेलल है, तो आप कहते हो कि मास्टर ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। क्यों होता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। क्यों होता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये तीसरा इक्वल होता है इसके। तो हाँ, जिससे पूछेंगे तो बताओ राणा जी ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों नहीं कॉन्ग्रुएंट हुए? एक साइड भी, हाँ एकदम जवाब जब दो ना तो कोई दिक्कत नहीं, गलत बोलो, गलत बोलने में कोई दिक्कत नहीं, मगर जब आप अपने आप को करेक्ट कर रहे हो और मेरे को पता है कि तुम कहाँ फंसोगे, है ना, तो वहीं मैं जाके तुम्हें छेड़ता हूं, उसमें नाराज नहीं होना, क्योंकि मेरे को पता है तुम यहां फंसोगे, और तुम यहां फंस जाओ तो वहां नहीं फंसोगे। और बच्चा क्या होता है, यहां जैसे ही फंसता है नाराज हो जाता है, मास्टर को फंसा दिया। समझ रहे हो? तो यहां जितना फंसोगे वहां नहीं फंसोगे, और वहां अगर नहीं फंसना है तो यहां बार बार फंसो, तभी तुम्हारा आगे क्या हो पाएगा? उदय हो पाएगा, और फिर तुम गाना गा पाओगे, उदय होगा, उदय होगा। काटना पड़ जाएगा यार ये। अबे यार आ जाओ, आगे बात समझ में। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं बिस्ट जी, तो क्या होता है सिमिलरिटी से? अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हुए तो क्या होता है? सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के सब इक्वल हो जाता है। मगर यहां पर क्या होता है, अगर सिमिलर हुए दो ट्राइंगल तो रेशियो सेम हो जाता है। किसका रेशियो? साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। यही वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप यहां इस वाले ट्राइंगल में AO लिख रहे हो तो इस वाले ट्राइंगल में क्या लिखोगे? असवाल लिखोगी, असवाल सॉरी। अगर इस वाले ट्राइंगल में मैं AO लिख रहा हूं तो इस वाले ट्राइंगल में मैं क्या लिखूंगा? DO लिखूंगा, करस्पॉन्डिंग साइड, क्योंकि इस सिंगल वाले के सामने नहीं, CO लिखूंगा। सिंगल के सामने AO है तो यहां सिंगल के सामने क्या है? CO है। ऐसे ही अगर इसमें मैं BO लिख रहा हूं तो इसमें क्या लिखूंगा? DO लिखूंगा। इसी तरह से अगर मैं इस वाले में AB लिख रहा हूं तो इस वाले में CD लिखूंगा। इनको अगर आप ऑब्जर्व करो तो आप देख रहे हो कि AO इंटू DO, AO और DO का प्रोडक्ट हो रहा है, बराबर है CO इंटू DO। ये याद रहेगा, इसका और इसका प्रोडक्ट। एक तरफ तितली बन रही है, बटरफ्लाई, उसके दो पार्ट कर दिए, एक साइड वाले जो वो हैं, इधर वाला और उधर वाला, क्या जो भी है, उन दोनों का आपने प्रोडक्ट करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, वो क्या होगा? बराबर होगा। आगे बात समझ में प्यारे? आगे बढ़ जाओ। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है?
ये अब आ गई यार मिड पॉइंट थ्योरम। क्या क्यों ही आई मिड पॉइंट थ्योरम? पढ़ चुके हैं मिड पॉइंट थ्योरम, पढ़ चुके हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? दोबारा से आप सबके लिए ये लिख लिया, ये समझ लिया। मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बात करेंगे। सवाल याद है मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती थी? मिड पॉइंट थ्योरम किसका एक्सटेंशन थी? और 2-3 ही तो थ्योरम पढ़ी हमने, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कह रही थी? फिर से समझ लो। थेल्स थ्योरम क्या कह रही थी? पहले ये भी समझ लो। थेल्स थ्योरम क्या कह रही थी भैया? कि अगर इस वाली साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर दी जाए, इस वाली साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए, तो इसका और इसका जो रेशो होगा वो इसके और इसके रेशो के बराबर होगा, जो कि बराबर होगा इसके और इसके रेशो के। ये क्या थी? थेल्स थ्योरम। बस इतना कहा था थेल्स। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहती है? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहती है? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहती है? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहती है कि भैया इसका और इसका रेशो अगर इसके और इसके रेशो के बराबर गिवन है, या इसके और इसके रेशो के बराबर गिवन है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे की पैरेलल होंगी। कन्वर्स, उसका उल्टा। अगर आपने कुछ गड़बड़ की तो आपके घर वाले आपकी क्या करेंगे? पिटाई करेंगे। ये कहा थेल्स ने। कन्वर्स ऑफ थेल्स क्या कह रही है? आपकी पिटाई हो रही है का मतलब है आपने कुछ गड़बड़ की है। यही तो है, यही तो है। पिट रहे हो तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ की। कन्वर्स ऑफ। आगे बात समझ में? ये तो हो गई थेल्स। इसके बाद कौन आता है? पैरेलल होती है। इसके बाद कौन आता है? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट नाम से ही मालूम चल रहा है कि मिड पॉइंट होगा। ये और ये दोनों क्या होंगे? मिड पॉइंट होंगे। किसके? इस वाली साइड के और इस वाली। इनको अगर ज्वाइन कर लिया जाए, ज्वाइन कर लिया जाए, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो ये है कि ये वाली जो साइड होगी वो इस वाली की हाफ होगी और पैरेलल होगी। इस वाली की हाफ और पैरेलल होगी। बस इतना सा याद रखना। इस वाले की हाफ और पैरेलल होगी, याद रखना। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? हाफ और पैरेलल दिया हुआ है। हाफ, ये वाली साइड इस वाली की हाफ और पैरेलल दी हुई है। हाफ तो दी है, साथ में क्या भी दी हुई है? पैरेलल भी दी हुई है। इट मींस कि ये पॉइंट और ये पॉइंट इन साइड्स के मिड पॉइंट होंगे। इन साइड्स के मिड पॉइंट। आगे देखो जी, पॉलीगन्स की बात कर रहे हैं। पॉलीगन बहुत ही प्यारा टॉपिक है। पॉलीगन, पॉली मतलब बहुत सारी जिनकी साइड होती हैं उन्हें कहते हैं पॉलीगन। ट्राइंगल से ऊपर की बात करते हैं। इसमें ट्राइंगल को 3 वाले को कह देते हैं। ट्राइंगल भी पॉलीगन है। पॉलीगन बनता ही कब है? 3 से ही कोई फिगर बनती है। किसी इनक्लोज फिगर को हम पॉलीगन कह रहे हैं, जो साइड से मिलके बनी है। 2 साइड से मिलके कोई क्लोज्ड फिगर बन रही है क्या? क्या एक साइड से मिलके कोई क्लोज फिगर बन रही है क्या? कम से कम कितनी साइड्स की जरूरत है? तो आप कहोगे 3 साइड्स की जरूरत है। इसे कहते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। 4 साइड से मिलके क्या बन जाता है भैया? क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। और एक क्वाड्रिलेटरल में अगर आप देखोगे तो कितने ट्राइंगल आते हैं? ये 2 ट्राइंगल है। इन दोनों का जो एंगल्स का सम हो गया वो कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया। किसकी बात की हमने? ये तो 3 वाले का हो रहा है 180, 4 वाले का हो रहा है 180 इंटू 2 इंटू 1। 5 वाले को समझो, 5, 1 ट्राइंगल 2 ट्राइंगल। कितने ट्राइंगल बन रहे हैं? क्या है ये? पेंटागन है। पेंटागन मॉल आपका हरिद्वार में है। पेंटागन मॉल जो कम चलता है, ज़्यादा चलता है। हमसे प्रमोशन करवाए, चलेगा बहुत। ठीक है, 1 2 3। 5 वाले में कितने हैं? 180 इंटू 3। फॉर्मूला डिराइव करवा दिया। फॉर्मूला डिराइव हो गया। कभी भूलोगे नहीं, भूलोगे नहीं, भूलोगे। पेंटागन के बाद आता है 6 साइड गिवन है, तो इसे कहते हैं हेक्सागन। 1 2, 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल और 4 ट्राइंगल।
तो 180 इंटू 4 कितने का है? 6 का है। अगर होती n साइड होती तो आपको दिख रहा था 6 साइड थी तो 6 से 2 कम कर रहे थे, 5 थी 5 से 2 कम कर रहे थे, 4 थी 4 से 2 कम कर रहे थे, 3 थी 3 से 2 कम कर रहे थे, n है तो 180 इंटू आगे बात सुन, किसका सम आया ये? तो आप कहेंगे इंटीरियर एंगल्स का सम। किसका सम आया? इंटीरियर एंगल्स का सम आ गया। कितना आ गया इंटीरियर एंगल का सम? n-2 इंटू 180। थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं ना, 180 इंटू n-2 या n-2 180। इंटीरियर एंगल का सम आ गया, इंटीरियर एंगल का सम आ गया। मगर साथ में एक और चीज आती है, एक्सटीरियर एंगल का सम भी पूछता है। किसका सम भी पूछता है? एक्सटीरियर एंगल का सम भी पूछता है। अगर सपोज ये देखो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये ट्राइंगल है, इसे आगे बढ़ाया, इसे आगे बढ़ाया, इसे आगे बढ़ाया, तो ये कौन सा एंगल है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? एक्सटीरियर। दिख रहा है एक्स? अगर मैं क्या करूं, अगर मैं क्या करूं, मैं आदमी कह रहा हूं, मैं क्या करूं, इसको पकड़ के ऐसे ऐसे लेके जाऊं, समझे? कहां लेके गया? फिर से देखो, ऐसे था, ये वाला एंगल चाहिए हमें, ये लिया, इस लाइन पे ऐसे आगे सरका दिया। अरे तुम्हारी ये चेयर है, इस चेयर को थोड़ा आगे कर दो, थोड़ा पीछे कर दो, तो क्या फर्क पड़ेगा? चेयर बदल जाएगी क्या? ये चेयर टेबल बन जाएगी, इंसान बन जाएगी? चेयर चेयर ही रहेगी। ये एंगल यहां था, इसे पकड़ करके मैंने ऐसे कर दिया, और ये वाला जो एंगल था, इसे देखो, ये वाला जो एंगल है, ये वाला कौन सा? ये वाला। जब हम इसे पकड़ के यहां ला रहे हैं तो वो एंगल यहां आ जा रहा है, ऐसे, समझ रहे हो? तो एक पॉइंट पे बन जा रहे हैं वो। तीनों का सम कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ऐसा नहीं भी आ रहा है समझ में तो यहां से समझो, ये अंदर वाला A है, अंदर वाला B है, अंदर वाला C है, तो बाहर वाला 180 माइनस C होगा कि नहीं होगा? 180 माइनस B होगा कि नहीं होगा? 180 माइनस A होगा कि नहीं होगा? भैया एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा 180, कितने 180 हैं? 3 है, माइनस A माइनस B माइनस C, माइनस कॉमन ले लिया तो ये सब प्लस में आ जाएंगे। भैया 180 होता है इनका सम। इसमें से 540 में से 180 घटाओगे तो कितना आएगा? 360। ये तो ट्राइंगल की बात हो गई। आपने बोला ट्राइंगल में 360 होता होगा। फिर मैंने कहा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, केवल ट्राइंगल में नहीं, किसी भी ऐसी फिगर में, किसी भी ऐसी फिगर में। कैसी फिगर में? तो आपने, मैं बता रहा हूं कैसी फिगर में। देखो ये बना ली हमने, ये ABCD लिख दिया, AB, और सबको बढ़ाना कैसे? ये ऐसे गया तो ये ऐसे जाएगा, फिर यहां से जाओ इस वाली लाइन को आगे बढ़ा दो, फिर इस वाली लाइन को जाओ, इसको ऐसे आगे बढ़ा दो, समझ रहे हो? जैसे आपका स्वास्तिक बनता है, सब में एक डायरेक्शन होती है ना, ऐसे थोड़ी ना उल्टे सीधे बना दी गई। तो अगर ये B है तो ये बाहर वाला 180 माइनस B होगा कि नहीं होगा? अगर अंदर वाला B है, अंदर वाला A है, तो ये बाहर वाला 180 माइनस A होगा। ये C है, ये D है, तो ये 180 माइनस C होगा कि नहीं होगा? ये 180 माइनस D होगा कि नहीं होगा? तो आपने बोला होगा। इन सब का सम कर रहा हूं, तो मैं जब सम कर रहा हूं तो मैं कहूंगा 4 इंटू 180, 1 2 3 4, 4 इंटू 180 माइनस A माइनस B माइनस C माइनस D, ये तो 720 है, माइनस माइनस है, प्लस ले लिया सब में। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 720 में से 360 माइनस किया, 360, तो यहां भी 360 आ रहा है। मतलब सारे के सारे जो पॉलीगन्स होते हैं उनमें जो एक्सटीरियर एंगल होता है उनका जो सम होता है कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपने कहा मास्टर 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। किसी को इसमें दिक्कतें हैं? तो आपने बोला बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं है, चल रहा है, ठीक है। सबको समझ में आ गया? कई बार वो ये पूछ लेता है कि 9 साइड वाले को क्या कहते हैं? नौनागन।
10 साइड वाले को डेकागन, 8 साइड वाले को ऑक्टागन, 6 साइड वाले को, 7 साइड वालों को 7, हेप्टा, हेप्टा, हाँ हेप्टा या सेप्टा, हेप्टा, मैं सेप्टा सेप्टा याद आ रहा था मुझे, गलत, रेप्टा पड़ जाएगा। चलो फिर आगे मेरे प्यारे बच्चों, कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन। जितने भी पॉलीगन हम पढ़ते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन होते हैं। कॉन्वेक्स का मतलब ऐसे पॉलीगन जिनके कोई भी जो इंटीरियर एंगल है वो 180 डिग्री से बड़ा नहीं होता। किससे बड़ा नहीं होता? 180 डिग्री से बड़ा नहीं होता, उसे कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। कोई भी ऐसा पॉलीगन जिसमें जो इंटीरियर एंगल है, अब इसमें कितने इंटीरियर एंगल है? 180 से बड़ा तो नहीं है कोई। 180 होता, अगर ये वाला एंगल 180 होता, दिखाता हूं, 180 होता तो ये कुछ इस तरह से होता। देखो कितनी साइड है, 1 2 3 4 5। ये वाला जो एंगल है यही तो अंदर की तरफ है। ये 180 से बड़ा है कि नहीं है? है। तो जिसमें है 180 से बड़ा उसे कहते हैं कॉनकेव। कौन? एक आदमी, परिवार का एक आदमी अगर क्या कर दे? जुर्म कर दे, तो उस पूरे परिवार को समाज कैसे दिखता है? दाऊद इब्राहिम की फैमिली, एक, फिर माँ भी वैसी हो रही होती है, बापू भी वैसी हो रहा होता है। एक बच्चा अगर आईएएस बन जाए तो उसके माँ को भी वैसी देखा जाता है, आईएएस की माँ, आईएएस का बापू, है ना। हमारे गांव में कुछ लोगों ने शास्त्री की उपाधि ली तो उनकी पूरी फैमिली में आज तक सबको शास्त्री कहा जाता है। कुछ ने पंडित की उपाधि ली तो वो सारे पंडित हो गए। वो अपनी जो सरनेम है उसमें क्या लिखते हैं? पंडित लिखते। समझ रहे हो? तो वो जो टाइटल है, जैसे आजकल आप बीए करते हो, बीएससी करते हो, बीटेक करते हो, मगर वो केवल आपकी डिग्री है ना, आपकी परिवार की तो नहीं है। मगर अभी भी जो संस्कृत में पढ़ते हैं प्रथमा द्वितीय तृतीया, जैसे आपके यहाँ संस्कृत महाविद्यालय होंगे, उसमें शास्त्री होती है, आचार्य होती है, बीए एमए, तो उसमें कहते हैं शास्त्री, आचार्य, पता नहीं ये पीएचडी भी होती है। तो वो वाली उपाधियां उन्हें मिल जाती हैं। समझ रहे हो ना? आ जाओ अगला जो आपने पढ़ा रेगुलर पॉलीगन के बारे में। जैसे ही उसने कहा रेगुलर, कोई आदमी अगर रेगुलर है, क्या समझते हो रेगुलर से? कोई आदमी रेगुलर है मतलब डेली आ रहा है, डेली आ रहा है, रेगुलर है। रेगुलर का मतलब है बराबरी के साथ आ रहा है, एक दिन भी मिस नहीं कर रहा है। इसे क्या कहते हैं हम? रेगुलर आदमी। कहते हो ना बड़ा ही रेगुलर आदमी है जी, बड़ा रेगुलर टीचर है, रेगुलरिटी के साथ आता है। रेगुलर बच्चा, रिजल्ट के लिए रेगुलरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। वैसे ही यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन कह रहा है, का मतलब है एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स बराबर हों, उसे कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। क्या कहते हैं? रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। रेगुलर 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 क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। सारी साइड बराबर है और सारे एंगल भी बराबर होंगे, सारे एंगल भी बराबर होंगे। रेगुलर तो है रोम्बस, मगर रोम्बस थोड़ा डिले डुले होके आता है, एक एंगल कुछ है, दूसरा एंगल कुछ है। इसमें सारे एंगल क्या हैं? बराबर हैं। गॉट इट? और ये बात समझ। रेगुलर पेंटागन की बात करते हैं। पेंटागन थोड़ा प्यारा है। पेंटागन हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। क्यों है पेंटागन बहुत करीब? एक बार मैं किसी से मिलने गया था पेंटागन में, बड़ा ही भूतिया सा वो है, ये मॉल है। समझ रहे हो? नहीं समझना नहीं। ठीक है, पेंटागन जो मॉल है उसमें कितनी साइड होंगी? 5 होंगी। मॉल नहीं, सॉरी, पेंटागन जो होगा उसमें कितनी साइड होंगी? 5 साइड होंगी। और रेगुलर कह रहे हैं तो सारी की सारी साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। अब हमने एक और चीज पढ़ी, हमने इसके इंटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ा, हमने इसके एक्सटीरियर एंगल के बारे में पढ़ा। हमने कहा कि कोई भी जो पॉलीगन होता है उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? कितना होता है? मतलब ये वाला जो बाहर वाला एंगल है, ये अगर हमें बताना है तो आपको पता है सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360 होता है।
तो एक एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो 360/5 होगा कि नहीं होगा? भैया 5 लोग हैं तो पांचों में बटेगा। तुम्हारे पिताजी के पास 5 बीघा जमीन है, 5 भाई हो, हर भाई के पास कितनी आएगी? 4 बीघा। कह रही हैं कि कब्जा कर लेंगे और 5 भाइयों में और 4 भाइयों में एक ही बीघा बांट देंगे। ऐसी प्रवृत्ति मैथ्स नहीं, रेगुलर में आपको क्या होगा, 5 में बराबर बटेगा। मतलब एक्सटीरियर एंगल आपका कितना निकल गया? 72 नहीं। एक्सटीरियर निकलने से फायदा क्या हुआ भैया? इंटीरियर एंगल पड़ोसी है, कितने का होगा? 108 का होगा। तो आपको मालूम चल गया इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर बराबर 180। ईच भी है यहाँ पे, हर एक इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम जोड़ोगे एक ही पॉलीगन में। ऐसे नहीं कि यहां किसी और की प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग लिया, बंटवारा किसी और के पिताजी कर रहे थे और अपना हिस्सा ले आए वहां से, बोले हमारा भी है दो। नहीं, ऐसा नहीं, एक ही पॉलीगन की बात कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? बिस्ट को समझ में आ रही है? चलिए, तो एक्सटीरियर एंगल पता लग गया, इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल क्योंकि 108 है, एक इंटीरियर एंगल 108 है, टोटल कितने हैं इंटीरियर एंगल आएंगे? ऐसे 108 इंटू 5 करोगे 540। और वैसे देखोगे तो इंटीरियर एंगल का सम जो होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 n-2 540 ही आ रहा है। तो आपसे वो एक इंटीरियर एंगल पूछता है, एक एक्सटीरियर एंगल पूछता है। ऐसी कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, आप बोलेंगे बिल्कुल। फिर इसमें एक और प्यारी बात आती है, किसमें? पॉलीगन में। बहुत ही प्यारी सी बात है ये तो दिल के बहुत ज्यादा करीब है। पॉलीगन में एक सवाल का जवाब दे दो बस। मैंने कहा ऑक्टागन में इंटीरियर एंगल बता दो, एक इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा? ऑक्टागन का मतलब हो गया कितनी साइड होंगी? कौन सी वाला एंगल पहले निकालोगे? कितने का आएगा एक एक्सटीरियर? 360 को किससे डिवाइड करोगे? 8 से। एक एक्सटीरियर आ गया 45 का। अगर एक्सटीरियर 45 का है तो इंटीरियर 135 का होगा। आगे बात समझ में? ऐसे ही अगर मैं कह देता 12 साइड वाला कोई पॉलीगन है, कितनी साइड वाला? 12 साइड वाला। एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा? हमेशा एक्सटीरियर निकालो। 30 का हो गया तो इंटीरियर एंगल कितने का हो गया? 150 का हो गया। आसान है? आपने बोला बिल्कुल आसान। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल पूछ लेते। अब आपने बोला इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला, एक इंटीरियर एंगल निकल गया कितना? 150 इंटू 12 1800। बोल रहे यार मास्टर ये तो ज्यादा जल्दी हो गया। कैसे भी करो, इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से कान पकड़ो, कान यही पकड़ा जाएगा। समझ रहे हो ना? दूसरे को नहीं पता लगेगा कि तुमने कैसे कान पकड़ा है, दूसरे को बस ये दिखेगा कि तुमने कान पकड़ा है। ऐसे कान पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो। आगे देखो, फिर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आती है, नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात आती है। डायगोनल्स देखो कैसे होते हैं। डायगोनल्स देखो, मैंने अगर कहा ट्राइंगल में कितने डायगोनल होते हैं राणा? ट्राइंगल में कितने डायगोनल होते हैं? तो राणा का सवाल है, पता नहीं क्या सवाल पूछ दिया आपने। डायगोनल क्या होता है? जब एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से मिलाया जाता है तो डायगोनल बनता है। अब आपने देखा यहां से अगर इससे मिलाएंगे तो ये तो साइड ही हो जा रही। फिर आपने बोला चलो पड़ोसी के साथ देखते हैं, ऐसा करके यहां भी साइड आ रही। मतलब ट्राइंगल में कितने डायगोनल होते हैं? 0 डायगोनल होते हैं। कितने डायगोनल होते हैं? कहीं बता दो। वहां मीडियम 3 होती थी, सारे गिन के जोड़ के 9 10 20 16 17 कह दिए, वो नहीं है डायगोनल। डायगोनल क्या होते हैं? वर्टेक्स को वर्टेक्स से मिलाना डायगोनल है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आपने कहा क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं? पेंटागन में देखोगे, देखो पेंटागन दिल के बहुत ज्यादा करीब है, बता चुका हूं क्यों। इसको इससे नहीं मिला सकते, इस वाले को पकड़ा हुआ तो इससे मिला लो, इस वाले को इससे मिला लो, और ये किसी से मिलेगा। फिर इस वाले पॉइंट पे हो, इस वर्टेक्स पे हो, ये किससे मिलाओ? इससे मिलाओ। फिर आपने बोला ये यहां भी मिल सकता है, मैंने कहा मिला लो। फिर इस वाले पे आओ, आपने बोला मास्टर ये यहां मिल चुका है, यहां मिल चुका है, यहां मिलेगा, यहां मिल चुका है। इसको देखा आपने, वो बहुत सारे बन रहे हैं, गिनना पड़ेगा, आत्मा कांप सकती है, क्योंकि अगर इधर के गिनोगे यहां भी आएंगे, क्या मालूम 2 बार गिन दो।
है ना। तो फॉर्मूला याद करो, गिनने पे मत जाना ऐसे, है ना। फॉर्मूला बहुत ही प्यारा सा है, डायगोनल नंबर ऑफ डायगोनल डी इक्वल टू होता है n(n-3)/2। क्यों 3 को माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ट्राइंगल में कितने होते हैं डायगोनल? 0 होते हैं, इसलिए n-3 कर रहे हैं। कई बार बच्चे 2 कर देते हैं, गलत आंसर निकाल देते हैं। कितने को माइनस करना है? 3 को। याद करने के तरीके भी बता रहा हूँ, फर्जी बातें करके याद कर लो। याद करने में कुछ दिमाग नहीं लगता, वो तो तुम अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हो, तुम्हें याद नहीं होता। मेरे से पूछो, मुझसे पूछो तो मैं बताता हूँ कि हर बच्चे को याद हो सकता है। याद हो गया फॉर्मूला n(n-3)/2। घर पे जाके एक और बार देखना, डायगोनल नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत टाइम हो गया है, बहुत ही सही टाइम पे आए हैं आज, है ना। तो चलिए फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल मुलाकात होगी, आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आपका आज एक ही टास्क है कि ये जो प्रॉपर्टीज हमने कल और आज पढ़ी, ये आपने सही से। सर अगर पॉलीगन के ना दोनों एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल पे डिफरेंस दे रहे हैं। 1 मिनट, थैंक यू वेरी मच।